नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के ईएफएम के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इसकी यूनिट 5 में रूरल फाइनेंस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। रूरल फाइनेंस अर्थात ग्रामीण वित्त। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण वित्त का अर्थ, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में अधिकतर जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और गाँव में रहने वाले अधिकतर किसान लोग होते हैं। तो किसानों की जो वित्त की आवश्यकता होती है उसको हम ग्रामीण वित्त से जोड़ते हैं, अर्थात किसान या कृषकों को जो धन की आवश्यकता होती है उसे हम ग्रामीण वित्त कहते हैं। ये तो हुआ ग्रामीण वित्त का सामान्य अर्थ। अब हम देखेंगे इसका विशिष्ट अर्थ क्या है। ग्रामीण वित्त का अर्थ है कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्त, यानी धन किसानों को उपलब्ध कराया जाने वाला ऐसा धन जिससे कृषि की उत्पादकता बढ़ती हो। उत्पादकता बढ़ने का मतलब है कि जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसा धन जो कृषि की उत्पादकता बढ़ाए वह ग्रामीण वित्त है। और इसके अलावा किसानों को अपने उपभोग के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं किसानों के सामने। जब अकाल पड़ते हैं या जब बाढ़ होती हैं तो फसलें नष्ट हो जाती हैं और किसानों के लिए खाने की भी समस्या हो जाती है, अनाज उत्पन्न नहीं होता है। तब भी उनको धन की आवश्यकता होती है ताकि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवित रहा जा सके। तो ये हो गया ग्रामीण विकास वित्त का अर्थ। अब है ग्रामीण वित्त के प्रकार। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अल्पकालीन ऋण या शॉर्ट टर्म लोन। इसकी अधिकतम अवधि 15 माह तक होती है, यानी जिस दिन से लोन लिया है उससे लेकर 15 माह तक इसको वापस पेमेंट करना होता है। किसानों को यह ऋण है वह खाद बीज खरीदने के लिए, पशुओं को चारा खरीदने के लिए और अपनी अनाज और घरेलू सामान खरीदने के लिए दिया जाता है। और जब फसल पककर तैयार हो जाती है उसके बाद में इसका वापस रीपेमेंट कर दिया जाता है। यह ऋण है वह किसान बैंकों से ले सकते हैं या अपने जो निजी व्यक्ति हैं गांव में रहने वाले सेठ साहूकार उनसे भी ले सकते हैं। दूसरा है मध्यमकालीन ऋण या मिड टर्म लोन। इसकी अवधि कम से कम 15 माह से लेके अधिकतम 5 वर्ष तक होती है। यह ऋण किसानों को भूमि सुधार करने के लिए, यानी भूमि पे कोई स्थायी सुधार कराना हो, भूमि को समतल कराना हो, बाड़बंदी करनी हो और कोई निर्माण कार्य कराना हो उसके लिए दिया जाता है। इसके अलावा कृषि उपकरण खरीदने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए और पशु खरीदने के लिए दिया जाता है। इसके बाद है दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन। इसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष तक होती है, यानी 5 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 20 वर्ष होती है। यह भूमि में स्थायी सुधार कराने के लिए, अतिरिक्त कृषि भूमि खरीदने के लिए, किसानों को अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए और कृषि के लिए मशीनरी खरीदने के लिए दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि कृषि वित्त के साधन कौन कौन से हैं, यानी किसान वो कृषि के लिए वित्त कहाँ कहाँ से ले सकता है, या हम इसको ग्रामीण वित्त के साधन भी कह सकते हैं। इसके 3 साधन हैं। पहला है निजी व्यक्ति
या गैर संस्थागत वित्त, क्योंकि जब निजी व्यक्तियों से ऋण लिया जाता है तो वह किसी संस्था के द्वारा दिया हुआ नहीं होता है, इसलिए इसको गैर संस्थागत वित्त भी कहते हैं। यह निजी जो वित्त होता है या निजी व्यक्ति से लिया हुआ ऋण होता है वह सेठ साहूकार से, सेठी, चेटी, महाजन, बनिया आदि से लिया जाता है। सेठी और चेटी सेठ साहूकारों को दक्षिण भारत में कहा जाता है। तो ये जो निजी व्यक्तियों के द्वारा ऋण दिया जाता है उस अधिक ब्याज दर होती है इसकी, और ये चक्रवर्ती ब्याज लगाते हैं और किसान इनके चुंगल से बच नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज लगाकर या चक्रवर्ती ब्याज लगाकर रकम को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसको चुकाना किसान के लिए भारी पड़ता है। दूसरा, संस्थागत वित्त, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, यानी जिन संस्थाओं के द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है वह संस्थागत ऋण कहलाता है। इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के बैंक, सहकारी समितियां और भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि शामिल होते हैं। इनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। फिर है तीसरा साधन, सरकार के द्वारा भी प्रत्यक्ष रूप से किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब है संस्थागत वित्त। संस्थागत वित्त के अंतर्गत सबसे पहले है भारतीय रिजर्व बैंक। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये समस्त बैंकों के ऊपर नियंत्रण करने वाला बैंक है। यदि ये सभी बैंकों के लिए वित्त उपलब्ध कराता है, यानी सभी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है, इसलिए आरबीआई वित्त का स्रोत हो गया। यानी जितने भी बैंक हैं, जो बैंकों का ढांचा है, उन सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता होता है भारतीय रिजर्व बैंक। यदि जब बैंकों के लिए कोई कठिनाई भरा समय होता है, उनके पास ऋण देने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो अंतिम रूप से रिजर्व बैंक के पास ही पैसा मांगने जाते हैं, इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। फिर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ये भी सरकार का बैंक है। ये सभी प्रकार के कार्य सरकार के करता है, यानी सरकार का अधिकृत बैंक है। यानी जो भी सरकार कार्य देती है उसको स्टेट बैंक ही करता है, और जहाँ स्टेट बैंक नहीं होता वहाँ अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं सरकार के लिए कार्य करती हैं। तो ये भी स्टेट बैंक भी अपनी शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण वित्त का प्रदान कराते हैं किसानों को। फिर है सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों का त्रिस्तरीय ढांचा अपने देश में काम कर रहा है, जिसे स्तूपाकार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर होती है प्राथमिक कृषि ऋण समिति, जिसको PACS भी कहते हैं, पैक्स भी कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ये प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे होते हैं और वहाँ के निवासियों को, जो गांव के निवासी किसान होते हैं, उनके लिए ऋण देती हैं। इसके ऊपर का ढांचा होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पे होता है, जिसको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। यानी उस जिले में काम करने वाली सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ या पैक्स होती हैं, उनके ऊपर केंद्रीय सहकारी बैंक का नियंत्रण होता है, और केंद्रीय सहकारी बैंक ही इन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ऋण प्रदान कराता है। इसके बाद है राज्य सहकारी बैंक। यह सहकारी बैंक की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत सबसे सर्वेसुरा बैंक होता है, जिसको अपेक्स बैंक भी कहते हैं। यानी जो भी केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण कृषि समितियाँ होती हैं या पैक्स होती हैं, वो राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत कार्य करती हैं। यानी राज्य सहकारी बैंक इनका गवर्निंग बॉडी होता है। इसके बाद है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1982 में की गई थी और इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं नगण्य थी, बिल्कुल बहुत कम थी, तो सरकार के द्वारा ये सोचा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंक खोले जाएं और जो ग्रामीण वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोले गए और इसके अंतर्गत एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, यानी प्रायोजक बैंक होता है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करता है। ये कोई वाणिज्यिक बैंक ही होता है, यानी जैसे PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये प्रायोजित बैंक हो गए। और जिस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है उसका एक विशेष क्षेत्र होता है। जैसे किसी राज्य के 3 या 4 जिले, उसके अंतर्गत जैसे PNB ने कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोल दिया तो उन्हीं जिलों में वो कार्य करता है और वहाँ उन जिलों में जो किसान हैं उनको अपनी शाखाओं के माध्यम से वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो वित्त व्यवस्था होती है उसमें केंद्रीय सरकार का हिस्सा 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है और प्रायोजक बैंक होता है, स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, उसका हिस्सा 35% होता है। फिर है वाणिज्यिक बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक्स, यानी जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो भी अपनी शाखाओं के माध्यम से किसानों को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। फिर है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, LDB। भूमि विकास बैंक भी खोले गए हैं देश में। इनका मुख्य उद्देश्य भूमि के विकास के लिए लोन देना होता है और भूमि विकास बैंक हैं, इनकी शुरुआत देश में मद्रास राज्य में, जिसे अब वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है, उसके द्वारा सेंट्रल लैंड बैंक डेवलपमेंट बैंक 1929 में खोला गया था। और ये भूमि विकास बैंक आज पूरे देश में कार्यरत हैं। इन बैंकों के द्वारा 90% जो ऋण होता है वो प्रोडक्टिव कार्यों के लिए दिया जाता है, यानी उत्पादक कार्यों के लिए दिया जाता है, और 10% जो है लोन है वो नॉन प्रोडक्टिव यानी गैर उत्पादक कार्यों के लिए दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड है, वह RBI का ही एक संगठक बैंक है और ये कृषि वित्त की व्यवस्था पूरे देश में नाबार्ड ही संभालता है, क्योंकि जितने भी जो कृषि बैंक हैं जैसे सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, इन सभी को वित्त की सुविधा नाबार्ड के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नाबार्ड अपनी स्थापना से पहले RBI का एक विभाग था जिसे कृषि ऋण विभाग कहा जाता था। वर्तमान में यही सारी व्यवस्था देखता है, कृषि वित्त के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है सभी बैंकों को। इसके बाद में है सरकार के द्वारा ग्रामीण वित्त की व्यवस्था कैसे की जाती है। सरकार तकावी ऋण के द्वारा ग्रामीणों को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराती है। तकावी ऋण ऐसे ऋण होते हैं जो किसानों को विपदा के समय दिए जाते हैं, यानी कोई आपदा आती है उसके समय दिए जाते हैं, जैसे बाढ़ और अकाल। ऐसे समय में किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और उनके पास जीवन यापन के लिए अनाज का अभाव हो जाता है, तो उस समय किसानों को अपना दैनिक जीवन चलाने के लिए 6% वार्षिक ब्याज के दर के ऊपर ऋण दिया जाता है और यह ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाता है और जिसे वार्षिक किस्तों में वापस चुकाना होता है। फिर है सरकार के द्वारा ऋण माफी योजना। सरकार किसानों के ऋणों को माफ़ करती है क्योंकि लंबे समय तक कृषि में उत्पादकता कम होने की वजह से और किसानों को अपने माल का उचित मूल्य नहीं मिलने की वजह से किसान ऋण नहीं चुका पाते हैं। इसके लिए
सरकार ने ऋण माफ़ी योजना चलाई। 15 मई 1990 को इसे शुरू किया गया था और उसमें 1990-91 के बजट में 1500 करोड़ रुपए ऋण माफ़ी के लिए उपलब्ध कराए गए थे और उसके बाद सन 2008-9 में 25,113.92 करोड़ रुपए ऋण माफ़ी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, KCC इसे संक्षेप में कहा जाता है। यह योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम ब्याज दरों के ऊपर कृषि कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध कराना था। यह योजना आज सभी वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या RRBs के द्वारा तथा सहकारी बैंकों के द्वारा संचालित होती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की भूमि को जमानत के ऊपर बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है और किसानों को एक क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है जिसमें किसानों को वित्त की जो लिमिट होती है, सीमा होती है, उस सीमा तक ये क्रेडिट कार्ड जमा किया जाता है और किसानों को खाता खोलने के पश्चात उनके खाते में राशि जमा कर दी जाती है और इस जमा राशि को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी भी ATM के द्वारा निकाल सकते हैं और इस व्यवस्था के से ATM के द्वारा ऋण प्राप्त करने की ये लाभ होता है कि किसानों को बैंकों का चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं और प्रतिवर्ष जो ब्याज की राशि होती है उसे जमा कराना होता है और तथा जो मूलधन होता है उसको भी जमा करना होता है, यानी नवीनीकरण कराना पड़ता है ब्याज उसका ऋण का। और इसमें जो न्यूनतम ब्याज दर होती है वो 4% होती है। इस योजना के द्वारा देश भर के किसानों ने काफ़ी प्रगति की है और अपने जो कृषि कार्य हैं उनके द्वारा अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। मैं श्रवण कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर EM, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड, आपसे इस विषय पर आज चर्चा कर रहा था। थैंक यू।